फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड। 42 1945 वर्ल्ड वार के बाद जब अमेरिका फिर से नॉर्मल स्थिति में आ रहा था, तब बेसबॉल का रोमांच सर चढ़कर बोल रहा था, पर सिर्फ गोरों के लिए। कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक उसमें नहीं खेलते थे। 1946 में 16 बेसबॉल टीम थे, जिसमें 400 प्लेयर में एक भी ब्लैक नहीं था। और 1947 में एक प्लेयर की कमी होने के कारण एक ब्लैक टीम में एंट्री करता है। यह कहानी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। स्टोरी 1945 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से शुरू होती है। मिस्टर रिकी, जो बेसबॉल ऑर्गेनाइज कराते थे, वो फैसला करते हैं कि मेन स्ट्रीम बेसबॉल में एक निग्रो को लिया जाएगा, पर यह फैसला सामने वाले को पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं, आपको अंदाजा भी है न्यूज़पेपर वाले, टीम वाले आपको इस करतूत की वजह से कितना गाली देंगे। तब रिकी साहब पूछते हैं कि यह लॉ में तो नहीं लिखा है कि निग्रो को टीम में नहीं ले सकते। तब वो बोलते हैं, बेशक लॉ में नहीं लिखा है, पर यह अनरिटेन लॉ है कि निग्रो कितना भी अच्छा खेले, वो वाइट के साथ नहीं खेल सकता। पर रिकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं कि डॉलर का तो रंग ना वाइट होता है ना ब्लैक होता है, वो तो ग्रीन होता है। तो जिस भी तरीके से डॉलर आएगा, मैं उस काम को जरूर करूंगा। दूसरी तरफ जैकी रॉबिन्सन अलग ही परेशानी में है। उनको एक पेट्रोल पंप पर टॉयलेट जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो निग्रो हैं। तब वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से तेल नहीं भरवाऊंगा और आप अपने पंप को गाड़ी से निकाल लीजिए। तब जाकर वो कहीं इनको इजाज़त देते हैं वहाँ पे टॉयलेट करने की। उधर रिकी निग्रो प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जो बेस्ट हो, जिसका नाम चुना जाता है। उन पर कई एलिगेशन है, उनका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है उनके शॉर्ट टेम्पर की वजह से। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज करके जैकी रॉबिन्सन को बुलाया जाता है। रिकी इनसे पूछते हैं कि तुम मेरे किए कड़ाई पर पानी तो नहीं फेर दोगे अपने शॉर्ट टेम्पर की वजह से, क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ सब वाइट हैं, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिस रेस्टोरेंट में तुम रुकोगे वहाँ का वेटर तुम्हारा ऑर्डर नहीं लेगा। अब तुम क्या करोगे? यदि तुमने गुस्सा किया तो सब बोलेंगे निग्रो इस खेल के लायक ही नहीं है, हर बात पर गुस्सा हो जाता है। हमें एक फाइन जेंटलमैन और एक ग्रेट बेसबॉल प्लेयर चाहिए, क्या तुम ये बनने के लिए तैयार हो? इतनी बातचीत के बाद जैकी को हर शर्त मंजूर हो जाती है। वो वहीं से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके प्रपोज करते हैं, क्योंकि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो उनकी गर्लफ्रेंड भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर शादी। अब बात आती है मॉन्ट्रियल टीम के लिए खेलने की। ये दोनों फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, पर इनके टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है दो वाइट लोगों के कारण। अब इनको बस से जाना पड़ता है। जहां वाइट प्रैक्टिस कर रहे थे वहां जब ये जाते हैं तो बहुत सारे जर्नलिस्ट इनसे सवाल पूछते हैं कि वाइट के साथ कैसे खेलोगे, कहीं यह पॉलिटिक्स तो नहीं। सभी क्वेश्चन का जवाब ये तसल्ली से दे देते हैं। फिर पहुंचते हैं कोच कैरी होपर के पास। वो जैकी को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे। तब रिकी बोलते हैं, यदि अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहते हो तो जैकी के साथ फेयरली बिहेव करो। वैसे जैकी तो खुद को एक बॉल प्लेयर ही समझते थे, पर निग्रो के लिए वो एक हीरो थे। जब वो मॉन्ट्रियल के लिए खेलने गए तब वाइट तो इनका मजाक उड़ा रहे थे, पर निग्रो ने काफ़ी सपोर्ट किया। और जब ये खेलने आते हैं 3-4 बॉल मिस कर जाते हैं। तब अपोजिट टीम्स को खुशी मिलती है कि निग्रो का तो ये खेल ही नहीं है, पर ये तो बॉल पकड़ने में माहिर थे, और अंततः उसमें अपना जौहर दिखा ही देते हैं, जिससे वाइटर्स की हालत खराब हो जाती है। पर इनकी बेहतर परफॉर्मेंस मुसीबत का कारण बन जाती है। एक बुजुर्ग आदमी इनके घर पर आता है और वहां से जाने को कहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगी। रिकी नहीं चाहते थे कि यहाँ लड़ाई हो, जिसके कारण वो उनको वहाँ से ले जाने के लिए बोल देते हैं। रास्ते में भी कुछ लोग मिलते हैं जो इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर इनके दोस्त कार को तेज करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगला मैच का दिन आता है। जैकी काफ़ी बेहतर खेल रहे थे,
पर एक वाइट पुलिसमैन को यह बात जची नहीं। वो इनको बोलते हैं कि तुम वाइट के साथ खेल नहीं सकते, तुम हमारा संस्कार खराब कर दोगे। इनको वहां से निकाल दिया जाता है। पर रिकी इस बात की परवाह नहीं करते और इनको मॉन्ट्रियल टीम के साथ ट्रेन करने के लिए भेजते हैं ताकि वर्ल्ड सीरीज को जीता जा सके और ढेर सारे पैसे कमाया जा सके। जब ये ट्रेन से अटलांटा जा रहे थे तब इनके चाइल्ड फैन इनसे मिलने आते हैं। जैकी इनको एक बॉल दे देते हैं। वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। फिर इंटरनेशनल मैच का ओपनिंग डे आता है। मैच के दौरान ही रेचल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर खुशी तो दुगनी होने वाली थी, क्योंकि जैकी जब पहला शॉट मारते हैं तो वो इतनी जोर से मारते हैं कि गेंद ग्राउंड के बाहर ही चली जाती है। सब बस देखते रह जाते हैं। फिर कहानी 8 महीने आगे जाती है। रेचल और जैकी पेरेंट्स बन गए हैं। जैकी अपने फादर के बारे में बताते हैं जो इनको छोड़कर चले गए थे जब ये मात्र 6 महीने के थे। पर ये वादा करते हैं अपने बच्चे से कि मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं मर न जाऊं। फिर इनको ब्रुकलिन से खेलने का प्रस्ताव मिलता है। कोच लियो भी इनके सपोर्ट में है। पर बहुत सारे प्लेयर्स एक पेटिशन लिखकर साइन करते हैं कि यदि जैकी खेलेंगे तो हम सब नहीं खेलेंगे। पर लियो गुस्सा करते हैं सब पर, सबको समझाते हैं। वो बोलते हैं यदि जैकी के वजह से टीम जीत रही है, टीम के जीतने का थोड़ा भी चांस है, तो जैकी जरूर खेलेगा चाहे जो हो जाए। फिर भी एक प्लेयर नहीं मानता और रिकी के पास चला जाता है मैच को क्विट करने के लिए, टीम से अलग होने के लिए। पर मुसीबत इससे भी बड़ी थी। लियो जो कोच हैं, जो काफ़ी इनके सपोर्ट में थे, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है 1 साल के लिए, क्योंकि वो इलीगल मैरिज के केस में फंस गए थे। लियो के सस्पेंड होने के कारण रिकी का सारा प्लान ही खराब हो जाता है। वो आगे क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। फिर भी दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है ब्रुकलिन टीम के लिए। इनको 22 नंबर जर्सी मिलती है। यहाँ भी वही होता है। वाइट इनको फील्ड से जाने को बोलते हैं और ब्लैक इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बिना मैनेजर के पूरी टीम मैदान पर खेलने को उतरती है। इस मैच में जैकी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, पर ज़्यादा बात बिगड़ी नहीं थी। पर मुसीबत तो दूसरी ही थी। बिना कैप्टन के शिप कितनी देर चलती। रिकी जल्द ही एक बुजुर्ग कोच को ढूंढते हैं टीम को मैनेज करने के लिए। फिर अगला मैच शुरू होता है। सबसे पहले बैटिंग के लिए जैकी ही जाते हैं। अपोजिट टीम वाले इतना बुली करते हैं कि इनका फोकस ही खेल पर नहीं रहता है। वो बुली करते करते ब्रुकलिन के जो वाइट लोग थे उनको बोलते हैं क्या तुम इनके साथ रहते हो, इसी बंदर के साथ तुम नहाते हो, इसी के साथ तुम खाते हो। फिर वो जैकी को बोलते हैं तुम वाइट के साथ क्यों आए हो, क्योंकि वाइट लड़कियां तुम्हें पसंद है। इतना बुली के कारण वो जल्द ही आउट हो जाते हैं। इनको काफी गुस्सा आता है। ये उनकी बत्तीस ही तोड़ना चाहते थे और रिकी समझाते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, टीम को तुम्हारी जरूरत है, तुम बस अच्छा खेलो, स्कोर करो। उसकी बोलती खुद ब खुद बंद हो जाएगी। बहुत समझाने के बाद जैकी फिर से खेलने को तैयार होते हैं। अपोजिट टीम 8-0 से आगे थी। ये जब फिर से फील्ड पर आते हैं तो फिर से बुली शुरू हो जाती है। पर इस बार इनके टीम का एक प्लेयर इनके सपोर्ट में आता है और बुली करने वालों को चुप कराता है। फिर रॉबिन्सन अपने जौहर से सबको चौंका देते हैं। अपनी चीते जैसी फुर्ती से टीम का पॉइंट बढ़ाते हैं। अब तो जो इनके विरोध में थे वो भी सपोर्ट में आ चुके थे। जो प्लेयर रिजाइन किया था वो भी लौट कर आ जाता है रॉबिन्सन का परफॉर्मेंस देखने के बाद। पर मुसीबत टलती कहाँ। जहां जैकी खेलने जाने वाले थे वहां के कोच बोलते हैं कि यदि जैकी रॉबिन्सन आया तो मेरी टीम नहीं खेलेगी। पर रिकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं तुम्हें अपनी टीम के साथ जो करना है करो, पर मेरी टीम जैकी के साथ ही खेलेगी। और जब ये लोग होटल जाते हैं तो इन लोगों को जैकी की वजह से अंदर नहीं जाने दिया जाता है। इनके मित्र भी इनको बोलते हैं कि यदि तुम नहीं होते तो हम लोग को अंदर जाया दिया जाता, हमें इतनी प्रेशर नहीं झेलनी पड़ती, इतनी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो नहीं होता। तो इन दोनों में काफ़ी झड़प भी होती है, पर किसी तरह मामला निपट जाता है, क्योंकि ज़्यादा बहस और लड़ाई के कारण वहाँ के लोगों को रेसिस्ट कहा जाता और लोग बाइकआउट भी करने लगते। इसीलिए ग्राउंड पर सबके सामने बुली करने वाले इंसान इनसे हाथ मिलाता है।
पर ये सब तो दिखावा था, क्योंकि अगले दिन जब मैच होती है तो जानबूझकर इनके सर पर बॉल मारा जाता है। दोनों टीमों के बीच लड़ाई भी होती है। अगला मैच जहां था वहां से भी लेटर आता है कि यदि जैकी खेलेगा तो हमारी टीम नहीं खेलेगी। कबड्डी की बहुत सारे लेटर इनको दिखाते हैं जिसमें लिखा था, जैकी तुम बेसबॉल छोड़ दो नहीं तो मारे जाओगे, बीवी की रेप की जाएगी, आदि आदि बहुत से बातें थे, हिंसात्मक बातें जो जैकी के खिलाफ थे। एफबीआई इसका संज्ञान ले रही थी, फिर भी लोग तो ऐसे ही थे। अभी तक इनको मैच में व्हाइट दर्शक का विरोध सहना पड़ता था, पर इस बार एक प्लेयर आते हैं, इनके कंधे पर हाथ रखकर दुनिया को एक मैसेज देते हैं, तुम कितनी भी गाली दे दो पर हम एक हैं, हमारी टीम एक है। पर कई लोग अब भी विरोध में थे, ये शावर लेने भी नहीं जा रहे थे ताकि दूसरे अनकंफर्टेबल ना हो जाएं। फिर एक दोस्त के काफी समझाने पर शावर लेने जाते हैं। अगले दिन मैच में फिर से राजनीति होती है। अपोजिट टीम वाले इनके पैर पर पीछे से चढ़ जाते हैं, जिससे जैकी गिर जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर को तो मसाला चाहिए था, पर जैकी का कहना था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया, यह एक एक्सीडेंट था। फिर रिकी वहां आ जाते हैं और सारे रिपोर्टर को वहां से बाहर निकाल देते हैं और इनको प्रोत्साहित करने के लिए एक वाइट बॉय की कहानी सुनाते हैं जिनसे वो सुबह ही मिले थे। वो रॉबिन्सन का फैन था, वो रॉबिन्सन की तरह ही प्रैक्टिस करता था। तो जैकी फिर से इनसे पूछते हैं, आपने आखिर इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों किया? तब रिकी 40 साल पहले की कहानी बताते हैं, जब इनको बेसबॉल में ही एक ग्रीन नीग्रो हीटर को बचाने का मौका था, पर यह नहीं कर सके। उसी का पश्चाताप था जो ये अब इतना अच्छा काम कर रहे थे। फिर जैकी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, हर तरफ अपनी कहानी लिखते जा रहे थे। जैकी इतना बड़ा नाम हो जाता है कि सभी वाइट प्लेयर के रहने के बावजूद भी लोग इनसे ही ऑटोग्राफ लेते थे। इतिहास में नाम अमर करने से जैकी बस एक कदम दूर थे, बस आउटर म्यूलर को हराना था। जैकी तो 3 बॉल मिस कर जाते हैं, पर चौथे बॉल पर इतना जोर से मारते हैं कि गेंद ग्राउंड से बाहर ही चली जाती है। ब्रुकलिन जीत जाता है, हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ती है। विरोधी भी सर झुकाने को मजबूर हो जाते हैं। जैकी पूरे ग्राउंड का कई बार चक्कर लगाते हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं, सबको शुक्रिया बोलते हैं और इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखते जाते हैं। ब्रेंच रिकी को 1967 नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ फेम से नवाजा जाता है। वेंडेल स्मिथ जो जैकी के लिए लिखते थे, वो 1948 में पहले अफ्रीकन अमेरिकन स्पोर्ट्स राइटर बने जो बेसबॉल राइटर्स एसोसिएशन में शामिल थे। जिसको ट्रेन से आते वक्त बॉल दे आए थे वो भी बेसबॉल प्लेयर बन जाता है। 1969 में मिरेकल मेट्स से वो वर्ल्ड सीरीज भी जीत जाते हैं। जैकी की वाइफ 1973 में जैकी रॉबिन्सन फाउंडेशन शुरू करती है। जैकी रॉबिन्सन को 1947 में मेजर लीग रॉकी ऑफ द ईयर कहा गया। ये 1955 में न्यूयॉर्क याकेस के साथ वर्ल्ड सीरीज जीतते हैं। हर साल अप्रैल में हर एमएलबी प्लेयर 42 नंबर का जर्सी पहनता है इनकी याद में। 42 इकलौता ऐसा नंबर है जो बेसबॉल से रिटायर हो गया है। तो यही थी 42 मूवी की कहानी, जैकी रॉबिन्सन की दमदार कहानी। आपको यह कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।